दोस्तों, करंट अफेयर्स का एक और एपिसोड लेकर आज मैं आपके सामने आ गया हूँ। आज है 10 अगस्त 2026। जितनी भी महत्वपूर्ण खबरें हैं, उनसे संबंधित जितने भी एमसीक्यू परीक्षा में पूछे जा सकते हैं, उनको हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं। तो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, करंट अफेयर से रिलेटेड 10 अगस्त 2026। जितनी भी एक क्वेश्चंस रहेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, परीक्षाओं में आने की पूरी-पूरी संभावनाएँ हैं। बहुत अच्छे-अच्छे क्वेश्चंस और उनसे संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट स्टैटिक फैक्ट्स हैं, उनको हम लोगों ने यहाँ पे कवर किया है। ठीक है, तो बिना देरी करे हम लोग पहले क्वेश्चन से स्टार्ट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, प्रतिवर्ष 10 अगस्त को दुनिया भर में कौन सा महत्वपूर्ण दिवस मनाया जाता है? ठीक है, तो 10 अगस्त को देखिए विश्व जैव ईंधन दिवस, जिसको वर्ल्ड बायोफ्यूल डे भी बोला जाता है। ठीक है, तो 10 अगस्त को कौन सा डे मनाया जाता है? विश्व जैव ईंधन दिवस, जिसको वर्ल्ड बायोफ्यूल डे भी बोला जाता है। ठीक है, तो देखिए जैसे पेट्रोल है, डीजल है, ये पारंपरिक जीवाश्म ईंधन होते हैं। इनके विकल्प के रूप में गैर जीवाश्म ईंधनों के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए हर साल 10 अगस्त को यह दिवस मनाया जाता है, क्योंकि आप सभी को पता है जो भी जीवाश्म ईंधन होते हैं, जैसे पेट्रोल है और डीजल है, तो ये अ, बहुत लिमिटेड रिसोर्सेज है, कभी ना कभी इनको खत्म हो जाना है। ठीक है, तो उसके सापेक्ष में उनके विकल्प के रूप में हमें अन्य ईंधनों का भी महत्व देना होता है। इसीलिए गैर जीवाश्म ईंधनों को महत्व और उनको बढ़ावा देने के लिए 10 अगस्त को दुनिया भर में विश्व जैव ईंधन दिवस मनाया जाता है, 10 अगस्त को। ठीक है, देखिए यह दिवस जो है रूडोल्फ डीजल द्वारा 1893 में मूंगफली के तेल से इंजन चलाने के सफल परीक्षण के याद में भी मनाया जाता है। ठीक है, तो मूंगफली के तेल से इंजन चलाया था रुडोल्फ डीजल ने 1893 में। ठीक है, अब देखिए हाल ही में भारत सरकार ने वर्ष 2030 तक पेट्रोल में 20% एथेनॉल सम्मिश्रण, यानी कि इथेनॉल ब्लेंडिंग का लक्ष्य रखा है, और धीरे-धीरे ये कार्यवाही शुरू हो चुकी है। पेट्रोल में अब 20% इथेनॉल मिलाया जा रहा है, ताकि हमारी जो पेट्रोल पे निर्भरता है थोड़ी-सी, उसको कम किया जा सके। ठीक है? तो ये इम्पोर्टेंट फैक्ट था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2। हाल ही में किस देश ने सतत ऊर्जा विकास को बढ़ावा देने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन, जिसको आईएसए भी बोला जाता है, की पूर्ण सदस्यता हासिल की है? तो राइट आंसर इसका हो जाएगा पनामा। ठीक है, तो पनामा देश आईएसए का पूर्ण सदस्य बन चुका है, इसने सदस्यता ग्रहण कर ली है। ठीक है, अगर हम आईएसए की बात करें, अ, इसकी जो शुरुआत थी वो भारत और फ्रांस द्वारा 2015 में की गई थी, कॉप 2021 पेरिस सम्मेलन के दौरान हुई थी। ठीक है, तो ये भी पूछ सकता है आईएसए की स्थापना कब हुई थी या शुरुआत कब हुई थी? तो 2015 में हुई थी। कॉप 21वां सम्मेलन जो पेरिस में हुआ था, उसके दौरान। ठीक है, भारत और फ्रांस ने इसकी शुरुआत की थी। अगर हम इसके मुख्यालय की बात करें, तो अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन आईएसए का मुख्यालय गुरुग्राम, हरियाणा, भारत में ही स्थित है। ठीक है, तो ये इसलिए इम्पोर्टेंट भी हो जाता है। आईएसए का मुख्यालय गुरुग्राम, हरियाणा, भारत में स्थित है, जो गुरुग्राम जो पहले गुड़गांव हुआ करता था। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। हाल ही में भारतीय नौसेना में शामिल किए गए दूसरे स्वदेशी अरिहंत श्रेणी के परमाणु पनडुब्बी का नाम क्या है? ठीक है, तो इस स्वदेशी अरिहंत श्रेणी का एक परमाणु पनडुब्बी, जिसको हाल ही में नौसेना में शामिल किया गया है, उसका नाम है आपका आईएनएस अरिघात। ठीक है, तो आईएनएस अरिघात, इसको हाल ही में भारतीय नौसेना में शामिल करने वाली ये स्वदेशी अरिहंत श्रेणी की परमाणु पनडुब्बी है। ठीक है, तो इसके भारत के नौसेना में शामिल होने से सामरिक समुद्री क्षमता बढ़ी है, और दूसरी स्वदेशी परमाणु संचालित बैलिस्टिक मिसाइल पनडुब्बी आईएनएस अरिघात को नौसेना में शामिल कर लिया गया है। ठीक है, यह भारत के न्यूक्लियर ट्रायड, यानी कि स्थल, वायु और जल में परमाणु हमले की क्षमता को मजबूत करती है। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? न्यूक्लियर ट्रायड। ट्रायड मतलब तीन, स्थल, वायु और जल, तीनों पे हमले करने की क्षमता को भारत की ये मजबूत करती है। ठीक है, इसका देखिए जो निर्माण है, वह विशाखापट्टनम स्थित शिप बिल्डिंग सेंटर, एसबीसी शिप बिल्डिंग सेंटर कहाँ है आपका? विशाखापट्टनम में है, वहां पे इसका निर्माण किया गया है, किसका? आईएनएस अरिघात का, जो आईएनएस अरिहंत श्रेणी की क्या है? परमाणु पनडुब्बी है, और नौसेना में शामिल हो चुकी है। इतने पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय ने किस राज्य में
देश के 55वें टाइगर रिजर्व के रूप में गुरु घासीदास तामोर पिंगला को अधिसूचित किया है। ठीक है, तो ये 55वां टाइगर रिजर्व कौन-सा बना है? गुरु घासीदास तमोर पिंगला। कहाँ है ये? छत्तीसगढ़ में स्थित है। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ राज्य के गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान और तमोर पिंगला अभयारण्य के संयुक्त क्षेत्र को नए टाइगर रिजर्व का दर्जा दिया गया है, जो आपका छत्तीसगढ़ में स्थित है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। भारत में देखिए अगर हम बात करें प्रोजेक्ट टाइगर की जो शुरुआत थी 1973 में हुई थी जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, जो आपका उत्तराखंड के नैनीताल और पौड़ी गढ़वाल जनपद में स्थित है। ठीक है, ये भारत का पहला नेशनल पार्क भी है। कौन सा? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। इसकी जो पहले जो नाम था, इसका पहले नाम हैली नेशनल पार्क था, तो ये भी आप याद रखिएगा, हैली नेशनल पार्क इसका पहले नाम था। ठीक है, 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत इसी कॉर्बेट नेशनल पार्क से हुई थी। ठीक है, अब 55वां कौन सा बन गया है? तो घासीदास और तमोर पिंगला अभ्यारण्य आपका 55वां टाइगर रिजर्व बन गया है। ठीक है, राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण, जिसको एनटीसीए भी बोला जाता है, भारत में टाइगर रिजर्व घोषित करने वाली शीर्ष संस्था है। ठीक है, नेशनल टाइगर कंजर्वेटिव अथॉरिटी। ठीक है, तो एनटीसीए द्वारा ही भारत में जितने भी टाइगर रिजर्व होते हैं उनको घोषित किया जाता है, तो ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ देख लेते हैं। फिफ्थ है आपका, भारत के प्रतिस्पर्धा आयोग यानी कि कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया सीसीआई के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रवनीत कौर। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग यानी कि कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया के वर्तमान में अध्यक्ष है। ये वरिष्ठ आईएएस अधिकारी रवनीत कौर भारत के प्रतिस्पर्धा सीसीआई के अध्यक्ष के रूप में कार्यरत है वर्तमान में। सीसीआई की अगर हम स्थापना की बात करें, इसकी स्थापना प्रतिस्पर्धा अधिनियम 2002 के तहत की गई थी। इसका मुख्य कार्य बाजार में निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देना और एकाधिकार यानी कि मोनोपोली को रोकना होता है। सीसीआई की स्थापना 2002 में हुई थी। ठीक है, अध्यक्ष कौन है? तो अध्यक्ष इसमें रवनीत कौर है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर सिक्स, भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई द्वारा संचालित डिजिटल रुपए, जिसको ई रूपी नाम दिया है, कि पायलट परियोजना को की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? ठीक है, तो ई रूपी ये क्या है? आरबीआई द्वारा भारत की शुरू की गई डिजिटल रुपी था। क्या? ई रूपी। ठीक है, किसने शुरू की थी? आरबीआई ने शुरू की थी ई रूपी। ठीक है, ई रूपी किसने शुरू की थी? आरबीआई ने शुरू की थी। कब शुरू की गई थी? तो 2022 में शुरू की गई थी ई रूपी। ई रूपी क्या है? भारत की डिजिटल करेंसी है ई रूपी। ठीक है, आरबीआई की स्थापना कब हुई थी? 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई की स्थापना हुई थी और इसके जो वर्तमान में अध्यक्ष है संजय मल्होत्रा है। मुख्यालय यानी कि हेडक्वार्टर कहाँ है? तो मुंबई में है। ठीक है, तो इतने पॉइंट्स आपको इस वाले क्वेश्चन से याद रखने हैं। 2022 में शुरू की गई थी डिजिटल ई रूपी पायलट परियोजना। ठीक है, आरबीआई ने आधिकारिक सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी सीबीडीसी ई रूपी को दिसंबर 2022 में रिटेल और होलसेल सेगमेंट के लिए लॉन्च किया था। डिजिटल रुपया ब्लॉकचेन और सॉवरेन गारंटी आधारित कानूनी निविदा यानी कि लीगल टेंडर है। यह कैश का डिजिटल विकल्प है जिसे बिना बैंक खाते के भी वॉलेट टू वॉलेट ट्रांसफर किया जा सकता है। ठीक है, तो एक तरह से क्या है, डिजिटल करेंसी है, जैसे आपका ब्लॉकचेन पे आधारित है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। राष्ट्रीय भाला फेंक दिवस, नेशनल जेवलिन डे प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? 7 अगस्त को मनाया जाता है, क्योंकि 7 अगस्त को ही देखिए भारत के जो नीरज चोपड़ा हैं उन्होंने 87.5 मीटर, ये आप याद रखिएगा डिजिट, 87.5 मीटर जेवलिन थ्रो करके ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीता था। कब? 7 अगस्त 2021 को। इसीलिए 7 अगस्त 2021 को वर्ल्ड यानी कि नेशनल जेवलिन डे मनाया जाता है भारत में। ठीक है, एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया द्वारा नीरज चोपड़ा के टोक्यो ओलंपिक में ऐतिहासिक स्वर्ण पदक जीतने की याद में यह दिवस मनाया जाता है। ठीक है, कौन सा ओलंपिक था? टोक्यो ओलंपिक 2021। ठीक है, कब? 7 अगस्त को 2021 को इन्होंने 87.5 मीटर 87.58 मीटर का थ्रो किया था
और ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीता था। पहली बार जेवलिन थ्रो में किसी ने यह पदक जीता है, ठीक है। एथलेटिक्स में व्यक्तिगत ओलंपिक स्वर्ण पदक जीतने वाले नीरज चोपड़ा भारत के एकमात्र खिलाड़ी हैं। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, नीति आयोग द्वारा आकांक्षी जिला कार्यक्रम एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम में शीर्ष स्थान हासिल करने वाले जिलों को किस कोष से अतिरिक्त बजट दिया जाता है? ठीक है, तो नीति आयोग द्वारा शुरू की गई थी आकांक्षी जिला कार्यक्रम योजना, जिसमें जो भी पहला स्थान शीर्ष स्थान प्राप्त करता है जिला, उसको सुशासन प्रोत्साहन कोष चैलेंज फंड से अतिरिक्त बजट दिया जाता है, ठीक है। तो देखिए, देश में सबसे पिछड़े जिलों के विकास की रैंडम रैंकिंग में बेहतर प्रदर्शन करने वाले जिलों को प्रोत्साहन राशि दी जाती है। इसकी जो शुरुआत है आकांक्षी जिला कार्यक्रम की जो शुरुआत थी जनवरी 2018 में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र सिंह मोदी जी द्वारा की गई थी। इसके तहत देश भर के 112 से कम विकसित जिलों का कायाकल्प किया जा रहा है। किसके तहत? आपका आकांक्षी जिला परियोजना के तहत 2018 में ये शुरू की गई थी, ठीक है। तो सुशासन प्रोत्साहन कोष से फंड दिया जाता है इनको। टोटल 112 जिले हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है आपका, विश्व सिंह दिवस यानी कि वर्ल्ड लायन डे हर साल किस तिथि को मनाया जाता है? तो आज के दिन यानी कि 10 अगस्त को ही पूरे वर्ल्ड में वर्ल्ड लायन डे मनाया जाता है। शेरों के संरक्षण और उनके प्राकृतिक आवास के घटते दायरे के प्रति जागरूकता फैलाने के दृष्टिगत प्रतिवर्ष 10 अगस्त को विश्व सिंह दिवस मनाया जाता है, ठीक है। गुजरात का देखिए जो गिर राष्ट्रीय उद्यान है, एशियाई शेरों का विश्व का में एकमात्र प्राकृतिक आवास है। एशियाई शेर यानी कि एशियाटिक लायंस केवल कहाँ पाए जाते हैं? गुजरात के गिर राष्ट्रीय उद्यान में पाए जाते हैं। भारत में अंतिम गणना के अनुसार एशियाई शेरों की आबादी में लगातार वृद्धि दर्ज की गई है, ठीक है। लास्ट और अंतिम क्वेश्चन है इस करंट अफेयर्स सीरीज का। भारत सरकार ने उड़े देश का आम नागरिक योजना के कार्यान्वयन के लिए कौन सा मंत्रालय उत्तरदायी है? ठीक है, तो उड़ान योजना शुरू की गई है, इसका है उड़े देश का आम नागरिक योजना, भारत सरकार ने शुरू की गई। इसका जो कार्यान्वयन है यानी कि एग्जीक्यूशन है, कौन सा मंत्रालय करता है? तो नागरिक उड्डयन मंत्रालय यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन द्वारा इसका कार्यान्वयन किया जाता है, ठीक है। 2016 में ये शुरू की गई थी। देश के क्षेत्रीय हवाई संपर्क यानी कि रीजनल कनेक्टिविटी को बढ़ाने और किफ़ायती हवाई यात्रा प्रदान करने के लिए नागरिक उड्डयन मंत्रालय इस योजना का संचालन करता है। तो उड़ान योजना कब शुरू की गई थी? 2016 में शुरू की गई थी, रीजनल कनेक्टिविटी को बढ़ाने के लिए। इस योजना के तहत देश के दूर-दराज और गैर सेवा यानी कि अनसर्व्ड हवाई अड्डों को जोड़ा गया है, एक दूसरे से कनेक्ट किया गया है, ठीक है। तो उड़ान योजना किससे संबंधित है? तो ये आपकी रीजनल कनेक्टिविटी यानी कि हवाई संपर्क को बढ़ाने के लिए और किफ़ायती हवाई यात्रा प्रदान करने के लिए नागरिक उड्डयन मंत्रालय द्वारा इस योजना का क्रियान्वयन किया जाता है। 2016 में शुरू की गई ये महत्वाकांक्षी योजना है, ठीक है। तो ये था आज का करंट अफेयर्स 10 अगस्त 2026 का। होपफुली आपको क्वेश्चंस अच्छे लगे होंगे, उसके एक्सप्लेनेशन भी आपको काफ़ी अच्छे लगे होंगे और इन्फॉर्मेटिव लगे होंगे। कोई भी डाउट होगा तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन ओपन है, आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर आपका जो भी डाउट होगा उसको बताइएगा, ठीक है। होपफुली आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। इस प्लेलिस्ट को मैं टैग कर दूँगा, तो आप प्लेलिस्ट भी पिछली क्लासेस ज़रूर देख लीजिएगा। अगर आप ये प्लेलिस्ट कंप्लीट करते जाएँगे तो आपका जो करंट अफेयर्स का पोर्शन है बहुत अच्छे से कवर हो जाएगा और सारे ही क्वेश्चंस जो परीक्षाओं में पूछे जाने की संभावनाएँ हैं, उन सभी को यहाँ पे कवर किया जा रहा है। तो आप बहुत अच्छा स्कोर करके आ पाएँगे करंट अफेयर्स का, अगर आप इस सीरीज़ को कंप्लीट करते हैं तो, ठीक है। तो चलिए आज की जो वीडियो इसको हम एंड करते हैं। जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट करंट अफेयर्स की वीडियो में 11 अगस्त के साथ। तब तक आप अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखिए। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो।